गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप। कॉमर्स ऑफ कोटा के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का मैं अंकित जैन चला हुआ स्वागत करता हूं। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम इनकम टैक्स लॉ पेपर 1 को यहां पर डिस्क्राइब करने वाले हैं। और आज का हमारा सेशन है यहां पर सेक्शन ए को लेकर के। सेक्शन ए में 1 मार्क्स के जो हमारे क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चन को आज हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं बिना कोई देरी किए हुए। तो सबसे पहला जो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन एनी वन बेसिक कंडीशन फॉर एन इंडिविजुअल टू बिकम रेसिडेंट। यदि किसी पर्सन को, किसी इंडिविजुअल को यदि रेसिडेंट हम कहना चाहें तो वो कौन सी बेसिक कंडीशन है जो हमें यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। तो जैसे आप सभी को पता होना चाहिए कि 2 बेसिक कंडीशन होती है, उन दोनों में से कोई सी भी एक बेसिक कंडीशन यदि हम फुलफिल कर देते हैं तो वो इंडिविजुअल यहाँ पर रेसिडेंट माना जाता है। तो समझते हैं वो बेसिक कंडीशन क्या है। तो सबसे पहली जो बेसिक कंडीशन है वो होती है इफ़ एन इंडिविजुअल लिव्स इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। यदि कोई इंडिविजुअल यदि इंडिया में 182 डेज या उससे ज़्यादा के लिए रहता है तो हम ऐसा बोलते हैं कि उसने बेसिक कंडीशन को फुलफिल कर दिया है। और जैसे ही उसने बेसिक कंडीशन नंबर 1 को फुलफिल किया वो रेसिडेंट इन इंडिया माना जाता है। सेकेंड बेसिक कंडीशन भी हम यहाँ पर समझ सकते हैं 60 डेज इन प्रीवियस ईयर प्लस 365 डेज ड्यूरिंग 4 प्रीसीडिंग ईयर। तो दोनों बेसिक कंडीशन में से कोई सी भी एक बेसिक कंडीशन यदि कोई इंडिविजुअल फुलफिल कर देता है तो हम उसे रेसिडेंट इन इंडिया बोलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर होता क्या है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट प्रीवियस ईयर मीन्स द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर के पहले जो फाइनेंशियल ईयर होता है। अब आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो अप्रैल में स्टार्ट होता है और मार्च को फिनिश होता है। सपोज अभी हमारा प्रीवियस ईयर है 1 अप्रैल 2022 टू 31 ऑफ मार्च 2023। तो जिस ईयर में आपने इनकम को अर्न किया, द ईयर इन विच यू अर्न द इनकम, वो आपके लिए प्रीवियस ईयर है। और जिस ईयर में आपको टैक्स देना है वो आपका असेसमेंट ईयर कहलाता है। तो यदि हम डेफिनेशन को देखते हैं सेक्शन 3 की तो वो हमें क्लियर करती है कि असेसमेंट ईयर के जस्ट पहले जो फाइनेंशियल ईयर आता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रीवियस ईयर। थर्ड क्वेश्चन जो हमें यहाँ पर समझना है व्हाट इज पिन मनी। क्या पिन मनी को इनकम माना जाना चाहिए, यदि नहीं तो क्यों। तो इस पिन मनी इनकम, इफ नॉट देन व्हाई। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर पिन मनी का मीनिंग समझना होगा। इफ अ वुमेन गेट्स फ्रॉम हर हस्बैंड अ सर्टेन अमाउंट पॉपुलरली नोन एज पिन मनी फॉर मीटिंग आउट हाउस होल्ड डोमेस्टिक एक्सपेंसेस और हर पर्सनल एक्सपेंडिचर एंड सेव एनी अमाउंट फ्रॉम सच मनी, द अमाउंट सो सेव्ड शेल नॉट बी ट्रीटेड एज हर इनकम। तो पिन मनी वह मनी होती है, वह अमाउंट होता है जो एक हस्बैंड के द्वारा उनकी वाइफ को दिया जाता है उसके डोमेस्टिक, उसके हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर को करने के लिए। यदि उस एक्सपेंडिचर को करने के बाद उसमें से कोई अमाउंट उसका बच जाता है तो क्या वो अमाउंट उसके लिए इनकम मानी जाएगी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है यदि कोई अमाउंट वुमन के द्वारा उस पिन मनी में से बचा लिया जाता है तो वो उसके लिए इनकम नहीं माना जाएगा। इसका रीज़न यहाँ पर आपको समझना है, जब वो अमाउंट हस्बैंड के द्वारा उसकी वाइफ को दिया जा रहा है, वुमन को दिया जा रहा है, तो वो हस्बैंड की इनकम का पार्ट है। तो उस इनकम के ऊपर एज पर इनकम टैक्स एक्ट उसके ऊपर टैक्स लग चुका होगा, उसकी इनकम वो मानी जा चुकी होगी। तो जब किसी अमाउंट के ऊपर एक बार हमने उसको इनकम मान लिया है तो सेकेंड टाइम पर हम उसको यहाँ पर इनकम नहीं मान सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें यहाँ पर समझना है वो है व्हाट डू यू मीन बाय परक्विजिट्स। परक्विजिट्स क्या होता है। तो सबसे पहले क्लास आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है कि परक्विजिट्स जो है इनकम फ्रॉम सैलरी, जो हेड होते हैं 5 हेड होते हैं, उसमें हमारा सबसे पहले जो हेड होता है वो होता है इनकम फ्रॉम सैलरी हेड। तो सैलरी हेड में एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को जो बेनिफिट दिए जाते हैं, जो फैसिलिटी दी जाती है, वो फैसिलिटी यहाँ पर हम परक्विजिट्स के नाम से जानते हैं। द वर्ड परक्विजिट्स इंक्लूड्स ऑल फैसिलिटी एंड बेनिफिट रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर। इट इज गिवन इन काइंड बाय वे ऑफ गुड्स, सर्विसेज, बेनिफिट और एमिनिटीज। तो डेफिनेशन से आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को जो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जो बेनिफिट प्रोवाइड करता है,
फॉर एग्जाम्पल, यदि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को यहाँ पर कार की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, अकोमोडेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, मोबाइल का यूज़ करने के लिए देता है, तो ये सभी क्या है, फैसिलिटी है। फर्नीचर की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, परक्विजिट्स। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ये जो फैसिलिटी है वो मोस्टली काइंड्स के रूप में दी जाती है, ये कैश में नहीं दी जाती है। आगे क्वेश्चन नंबर 5 जो हमें समझना है, व्हाट इज द कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम 1988। सबसे पहले आपको यहाँ पर समझना होगा कि इनकम के 5 हेड में से जो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन हेड है, उसमें हमें यहाँ पर लॉन्ग टर्म गेन, शॉर्ट टर्म गेन होता है। और यदि असेसी उस गेन को एग्जम्प्ट करवाना चाहता है तो उसे सेक्शन 54 के अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट करना होता है। तो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम या फिर कैपिटल अकाउंट डिपॉजिट स्कीम 1988 उसी से रिलेटेड एक पॉइंट है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को यहाँ पर समझेंगे। कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम 1988 होता क्या है, तो ये एक ऐसा अकाउंट है जहाँ पर असेसी वह अमाउंट डिपॉजिट करवाता है जिस के लिए उसको सेक्शन 54 का डिडक्शन चाहिए। अब सबसे पहले यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा सेक्शन 54 का डिडक्शन होता क्या है। जब असेसी को कैपिटल गेन होता है और वो उस कैपिटल गेन को एग्जाम करवाना चाहता है तो उसे इन्वेस्टमेंट करना होता है। सेक्शन 54 में बहुत सारे सेक्शन होते हैं जहाँ पर उसको वो इन्वेस्टमेंट करना होता है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए उसको 2 to 3 ईयर्स का टाइम यहाँ पर अवेलेबल होता है। लेकिन वो प्रीवियस ईयर में सपोज उसको एक हाउस परचेस करना है एग्जम्पशन लेने के लिए, सेक्शन 54 का एग्जम्पशन लेने के लिए उसको एक हाउस परचेस करना है। असेसी को हाउस परचेस करना है या फिर हाउस को कंस्ट्रक्शन करवाना है, जिसके लिए उसके पास 2 से लेकर 3 साल का टाइम होता है। तो डिपार्टमेंट को हम कैसे यहाँ पर विश्वास दिलाएं कि वो 2 से लेकर 3 साल में यहाँ पर अपना हाउस कंप्लीट कर लेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर तो आपका 31 मार्च को फिनिश होने वाला है। तो यहाँ पर कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम 1988 आपकी हेल्प करती है, असेसी की हेल्प करती है। यदि आप अभी अपने हाउस को या फिर वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो आप एज एन असेसी वो अमाउंट इस अकाउंट के अंदर आप डिपॉजिट करवा सकते हैं। और जैसे ही आपने यहाँ पर डिपॉजिट करवा दिया तो ये मान लिया जाता है कि आपने एक तरह से इन्वेस्टमेंट के लिए अलग से अमाउंट को होल्ड करके रख लिया। तो एक बार हम फिर से पढ़ते हैं। डिपॉजिट अमाउंट इन दिस अकाउंट आर यूज्ड फॉर परचेसिंग न्यू कैपिटल असेट और कंस्ट्रक्टिंग न्यू कैपिटल असेट। द अमाउंट ऑफ द कैपिटल गेन which is not appropriated by the assessee towards the purchase of the new asset within new year before the date on which the transfer of original asset took place, or which is not utilized by him for the purchase or construction of the new asset before the date of furnishing the return of income. In short, आपको यहाँ पर समझना है, यदि आपको कैपिटल गेन का एग्जम्पशन लेना है, सेक्शन 54 के जो अलग अलग सेक्शन होते हैं, और आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप जितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो इन्वेस्टमेंट के इक्वल अमाउंट आप इस अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करवा सकते हैं। और डिपॉजिट करवाने पर ये मान लिया जाता है कि आप इन्वेस्टमेंट के लिए, आप एग्जम्पशन के लिए एलिजिबल हो चुके हैं। तो आइए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हेन इज इनकम अक्रूइंग टू ए माइनर चाइल्ड नॉट इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ पेरेंट्स। सबसे पहले आपको यहाँ पर समझना होगा, माइनर चाइल्ड को यदि कोई इनकम होती है तो वो उसके पेरेंट्स की इनकम में क्लब हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं डीम्ड इनकम। लेकिन ऐसा कौन सा केस है जब माइनर चाइल्ड को होने वाली इनकम को हम पेरेंट्स की इनकम में क्लब नहीं करते हैं? तो यहाँ पर आपको समझना होगा, यदि माइनर चाइल्ड के अंदर कोई स्किल है, कोई टैलेंट है, उसे कोई नॉलेज है, उसने कोई फिजिकल वर्क किया है और उसके कारण यदि उससे वो इनकम होती है तो उस इनकम को उसके पेरेंट्स की इनकम में यहाँ पर क्लब नहीं किया जाएगा। एनी एक्टिविटी इन्वॉल्विंग एप्लीकेशन ऑफ हिज स्किल, टैलेंट और स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, सच इनकम शेल नॉट बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ पेरेंट्स। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू यू मीन बाय हिंदू कॉपर फैमिली। तो सबसे पहले आपको समझना होगा, हिंदू अनडिवाइडेड जो फैमिली का कॉन्सेप्ट है उसके अंदर एक अरेंजमेंट होता है। वो अरेंजमेंट यहाँ पर समझना हमें होना होगा। तो हिंदू कॉपर सैनिटरी इज सच एन अरेंजमेंट फॉर गवर्निंग द हिंदू फैमिलीज ऑफ मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ।
in which members acquire interest in joint family property by birth and the members have right to claim partition of the family। देखिए आपको यहाँ पर समझना होगा, इस विचारधारा को आपको समझना होगा कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर जैसे ही किसी पर्सन का जन्म होता है वो उसकी फैमिली का एक मेंबर बन जाता है और उस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की जो प्रॉपर्टी होती है उसके अंदर उसका यहाँ पर इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है और वो मेंबर HUF के पार्टीशन के लिए भी अप्लाई कर सकता है, जिसको हम बोलते हैं हिंदू कॉपर सेंडरी। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम बढ़ते हैं। ए फर्म सेट अप इट्स बिजनेस ऑन 15th of December 2022 though it commenced its operation from 4th November 2023, what would be its first previous year? तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रीवियस ईयर हमारा अप्रैल से स्टार्ट होता है और मार्च में फिनिश होता है। 12 महीने का हमारा प्रीवियस ईयर होता है जिसके अंदर हम यहाँ पर इनकम को अर्न करते हैं और नेक्स्ट ईयर में उस इनकम के ऊपर टैक्स लगता है जिसको हम बोलते हैं असेसमेंट ईयर। लेकिन यदि हमने प्रीवियस ईयर के मिड में कोई बिजनेस को स्टार्ट किया है तो उस केस में हमारा प्रीवियस ईयर स्टार्ट कहाँ से होगा? तो जैसा क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि 15 दिसंबर 2022 को बिजनेस को सेटअप कर लिया गया था, लेकिन फर्म ने अपना वो बिजनेस जो ऑपरेशन है वो 4 नवंबर 2023 से स्टार्ट किया। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जिस दिन आप अपने बिजनेस को सेटअप कर लेते हैं उसी दिन से आपका प्रीवियस ईयर स्टार्ट हो जाता है। तो 15 दिसंबर 2022 से आपका प्रीवियस ईयर यहाँ पर स्टार्ट हुआ माना जाएगा और 31 मार्च 2023 को आपका प्रीवियस ईयर यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। आई होप आप सभी को यहाँ पर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। कैन अ कंपनी बी नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया? इन विच कंडीशन इज इट फेल्ड अप? तो सबसे पहले आपको यहाँ पर समझना होगा कि एक कंपनी रेसिडेंट कब होती है और नॉन रेसिडेंट कब होती है। रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट, ये आपको यहाँ पर समझना होगा। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी कंपनी को यदि हम रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो यदि कोई कंपनी इंडियन कंपनी है तो वो ऑलवेज रेसिडेंट इन इंडिया ही मानी जाएगी। अ कंपनी इज सेड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर इफ इट फुलफिल एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टू कंडीशन इन दैट प्रीवियस ईयर। यदि वो दोनों में से किसी एक कंडीशन को भी फुलफिल कर देती है तो सबसे पहली कंडीशन जो आपको समझनी है वो कंपनी एक इंडियन कंपनी होनी चाहिए। इन अदर वर्ड्स हम यहाँ पर कह सकते हैं यदि कोई कंपनी इंडियन कंपनी है तो वो ऑलवेज रेसिडेंट इन इंडिया ही मानी जाएगी। सेकेंड जो सिचुएशन हमारे सामने यहाँ पर है, यदि किसी कंपनी का इफेक्टिव प्लेस ऑफ मैनेजमेंट, क्या बोला मैंने आपसे, इफेक्टिव प्लेस ऑफ मैनेजमेंट इंडिया के अंदर है तो वो कंपनी रेसिडेंट इन इंडिया मानी जाएगी। अब हमें यहाँ पर समझना है कि वो क्या केस बनेंगे जब हम किसी कंपनी को यहाँ पर नॉन रेसिडेंट बोल सकते हैं। तो इसके लिए आपको समझना होगा, यदि कोई कंपनी इंडियन कंपनी नहीं है और उसका इफेक्टिव प्लेस ऑफ मैनेजमेंट इंडिया में नहीं है तो हम उसे यहाँ पर नॉन रेसिडेंट बोल सकते हैं। तो इन शॉर्ट आपको यहाँ पर ये समझना है, एक इंडियन कंपनी चाहे उसका प्लेस इफेक्टिव प्लेस ऑफ मैनेजमेंट इंडिया के बाहर हो, लेकिन चूंकि वो इंडियन कंपनी है उसका इनकॉर्पोरेशन इंडियन कंपनीज एक्ट के प्रोविजन के अंदर हुआ है, इसलिए वो हमेशा यहाँ पर रेसिडेंट इन इंडिया ही मानी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10, राइट नेम्स ऑफ एनी 4 एक्सपेंसेस विच आर एक्सप्रेसली डिसअलाउड इन द कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन जो हमारा हेड है उसके अंदर सेक्शन 30 से लेकर सेक्शन 37 में अलग अलग कैटेगरी के अंदर एक्सपेंडिचर को अलाउ किया गया है बिजनेस के इनकम में से, लेकिन कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे होते हैं जिनका डिडक्शन बिजनेस इनकम में से नहीं दिया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं गिफ्ट एंड प्रेजेंट। यदि गिफ्ट हम प्रेजेंट किसी को देते हैं तो वो यहाँ पर एलिजिबल अमाउंट नहीं माना गया है। इसी के साथ में यदि हम किसी चैरिटेबल पर्पस के लिए डोनेशन देते हैं तो उसका भी यहाँ पर एग्जम्पशन डिडक्शन नहीं मिलता है। पर्सनल एक्सपेंडिचर डिसअलाउड होते हैं और इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हैं लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। इसी के साथ में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ द असेसी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ द असेसी क्या होता है? अगर असेसी ने अपनी खुद की कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया है तो उस इंटरेस्ट का उसको यहाँ पर
एग्जम्पशन डिडक्शन नहीं मिलेगा, ये आपको यहाँ पर समझना होगा। क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन एंड हाउ मच डिडक्शन कैन बी गिवन फ्रॉम द एनुअल वैल्यू ऑफ ए हाउस यूज्ड बाय द असेसी होली फॉर हिज ओन रेसिडेंस। यहाँ पर आपको समझना होगा कि एक असेसी के जो हाउस प्रॉपर्टी वो ओन करता है वो हम 2 से लेकर 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी, दूसरा लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी एंड डीम लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी। तो जैसा क्वेश्चन ने आपको बोला हुआ है कि सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी की जो एनुअल वैल्यू होती है उसमें से हम यहाँ पर कितना डिडक्शन दे सकते हैं, और यहाँ पर आपको समझना होगा कि डिडक्शन आपको देना है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी के लिए यदि आपने कोई लोन लिया है, आपने कोई कैपिटल को बोरो किया है, तो मैक्सिमम आपको यहाँ पर 30,000 और 2 लाख का डिडक्शन मिल सकता है। अब आपको यहाँ पर समझना है कि 30 का डिडक्शन कम मिलेगा और 2 लाख का डिडक्शन आपको कम मिलेगा। तो यदि लोन आपने एक स्पेसिफाइड डेट के पहले लिया हुआ है, इफ लोन टेकन बिफोर 1 अप्रैल 1999, यदि आपने 1999 के पहले लोन लिया हुआ है तो आपको मैक्सिमम रिडक्शन जो मिलेगा इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का वो रहेगा आपका ₹30,000। और यदि आपने 1 अप्रैल 1999 के बाद लोन लिया हुआ है तो आपको मैक्सिमम यहाँ पर 2 लाख रुपए का डिडक्शन मिल सकता है। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, राइट नेम्स ऑफ एनी 2 फंड्स द डोनेशन गिवन टू इज एलिजिबल फॉर 100% डिडक्शन। तो सबसे पहले सेक्शन 80G के बारे में आपको बताना चाहूँगा। 80G के अंदर जब हम डोनेशन देते हैं तो अलग अलग कैटेगरी के वहाँ पर हमारे डोनेशन होते हैं। किसी में हमको 100%, किसी में हमें 50% का डिडक्शन मिलता है। तो अभी आपको समझना है 100% का डिडक्शन आपको ऐसे कौन से डोनेशन में मिलता है। तो वो 2 डोनेशन के नाम यहाँ पर आपको समझने होंगे, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड एंड नेशनल चिल्ड्रन फंड। यदि आप यहाँ पर डोनेशन देते हैं तो आपको जितना डोनेशन आप देंगे उसका 100% डिडक्शन आपको अपनी इनकम में से मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, अ फर्म रिसीव्ड इन सितंबर 2022 ₹28,000 फ्रॉम लॉटरी इनकम, फाइंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ फर्म फ्रॉम लॉटरी इनकम। तो यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा लॉटरी इनकम एक कैजुअल इनकम होती है और कैजुअल इनकम के ऊपर 30% की रेट से आपको यहाँ पर टैक्स देना होगा। तो 30% की रेट से आपको यहाँ पर टैक्स देना है। तो 28,000 का 30% ये आपके लिए टैक्स का अमाउंट आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन डज द लायबिलिटी टू पे एडवांस टैक्स अराइजेज। एडवांस टैक्स को समझने के पहले आप सभी को समझना होगा कि टैक्स की लायबिलिटी आती कब है। तो जिस ईयर में आपने इनकम को अर्न किया वो होता हमारा यहाँ पर प्रीवियस ईयर, और उस इनकम के ऊपर आपको नेक्स्ट ईयर में टैक्स देना होता है। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पर हम बोल सकते हैं पे एज यू अर्न, जैसे ही आपने इनकम को अर्न किया आपको टैक्स देना होगा। तो यदि किसी असेसी को ऐसा लगता है कि उसकी टैक्स लायबिलिटी ₹10,000 से ज़्यादा आने वाली है, तो जिस ईयर में उसके द्वारा इनकम को अर्न किया गया है उसी ईयर में उसको टैक्स देना होगा। तो एडवांस टैक्स की लायबिलिटी तभी क्रिएट होती है जब आपका टैक्स का अमाउंट यहाँ पर एक स्पेसिफाइड लिमिट, एक स्पेसिफाइड अमाउंट से ज़्यादा आने की आपको संभावना है, और वो अमाउंट आपको समझना है ₹10,000। एडवांस टैक्स शेल बी पेबल ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर इन एवरी केस वेयर द अमाउंट ऑफ सच टैक्स पेबल बाय द असेसी ड्यूरिंग द ईयर हैज बीन कंप्यूटेड ₹10,000 और मोर। क्वेश्चन नंबर 15, राइट द नेम ऑफ 2 असेट ऑन विच डेप्रिसिएशन इज नॉट अलाउड एज पर इनकम टैक्स एक्ट। तो यहाँ पर आपको क्लास समझना होगा, डेप्रिसिएशन सेक्शन 32 में डेप्रिसिएशन का हमें डिडक्शन मिलता है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड के अंदर, और ये हमें असेट के ऊपर मिलता है। लेकिन कुछ असेट ऐसी होती है जिसके ऊपर आपको डिडक्शन नहीं मिलता है। 2 एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले सकते हैं, गुडविल एंड लाइव स्टॉक ऐसी असेट है जहाँ पर आपको डेप्रिसिएशन का डिडक्शन अलाउ नहीं होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, स्पेसिफाई द स्टैंडर्ड डिडक्शन आउट ऑफ फैमिली पेंशन। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर समझना होगा फैमिली पेंशन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होती है, बट जब ये फैमिली पेंशन किसी फैमिली मेंबर्स को रिसीव होती है तो इस फैमिली पेंशन में से उसको कुछ एग्जम्पशन मिलता है, डिडक्शन मिलता है। और डिडक्शन कितना है, तो सबसे पहले यहाँ पर एक कैलकुलेशन आपको समझना होगा
1/3 ऑफ फैमिली पेंशन रिसीव्ड और ₹15,000 विच एवर इज लेस। जितनी फैमिली पेंशन आपको मिली है उसका 1/3 आपको निकालना होगा और उसे कंपेयर करना होगा 15,000 से। ठीक है, सपोज 60,000 की फैमिली पेंशन किसी को मिलती है तो 60,000 का 1/3 जो आपका अमाउंट आएगा वो आएगा 20,000। 20,000 को आपको कंपेयर करना है 15,000 से और जो लेसर अमाउंट होगा उसका एग्जम्पशन आपको फैमिली पेंशन में से मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है राइट द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 GGC। तो बताना चाहूँगा किसी भी असेसी की 5 हेड की इनकम के बाद उसको सेक्शन 80 का डिडक्शन यहाँ पर हम देते हैं, जिसको चैप्टर 6 का हम डिडक्शन बोलते हैं। तो 80 GGC का डिडक्शन क्या होता है? जब हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूशन करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी को, और वो जो असेसी है वो नॉन कॉर्पोरेट असेसी है। अगर कोई असेसी कंपनी असेसी है तो उसको डिडक्शन मिलता है 80 GGB के अंदर, और अगर कोई असेसी यहाँ पर नॉन कॉर्पोरेट असेसी है तो उससे ये डिडक्शन मिलेगा सेक्शन 80 GGC में, और ये होता है 100% ऑफ अमाउंट गिवन। जितना भी आप डोनेशन देते हैं, जितना भी आप कंट्रीब्यूशन करते हैं, उसका 100% आपको यहाँ पर डिडक्शन मिलता है पॉलिटिकल पार्टी के रेफरेंस में। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ये जो कंट्रीब्यूशन आप कर रहे हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को, ये कैश में नहीं होना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। एन असेसी स्टार्ट हिज बिजनेस ऑन द फॉलोइंग डेट। 1 जून 2022 को एक असेसी अपना बिजनेस स्टार्ट करता है। सेकेंड केस 1 जनवरी 2023 को वो अपना बिजनेस यहाँ पर स्टार्ट करता है। इन ईच केस what will be the assessment year and what period will be treated as is previous year। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको समझना होगा दोनों ही केस में, क्योंकि यहाँ पर जो बिजनेस स्टार्ट हुआ है वो प्रीवियस ईयर 22-23 के बीच में स्टार्ट हुआ है। आप देख सकते हैं 1 जून 22, ये भी हमारे प्रीवियस ईयर 22 से 23 के बीच का एक पीरियड है, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर कि अप्रैल 2022 से हमारा 31 मार्च 2023 ये हमारा 12 मंथ का प्रीवियस ईयर है, रिलेवेंट प्रीवियस ईयर है। तो ये दोनों ही डेट हमारे सेम प्रीवियस ईयर में आती है। तो इसका जो असेसमेंट ईयर होगा, आप देखिए इसका जो हमारा असेसमेंट ईयर होगा, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर की। इन ईच केस द प्रीवियस ईयर विल बी 22-23। क्या बोला मैंने आपसे? 22-23 ये हमारा प्रीवियस ईयर होगा। ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ पर असेसमेंट ईयर की, तो हमारा असेसमेंट ईयर इसमें हो जाएगा 23-24। ओके, देखिए इन ईच केस द असेसमेंट ईयर विल बी 23-24 एंड प्रीवियस ईयर इन ईच केस विल बी एज फॉलो 1 जून 2022 से लेकर के 31 मार्च 23 ये हमारा प्रीवियस ईयर रहेगा। और सेकेंड वाले केस में हमारा प्रीवियस ईयर रहेगा 1 जनवरी 23 टू 31 मार्च 23, और इन दोनों ही प्रीवियस ईयर का हमारा जो असेसमेंट ईयर है वो रहेगा 23-24। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। टू व्हाट एक्सटेंट इंटरेस्ट कैन बी अलाउड ऑन लोन टेकन फॉर ए लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी। जैसा अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी में से मैक्सिमम हम यहाँ पर 30,000 और 2 लाख का हम डिडक्शन ले सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी की, तो लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी में से हमें यहाँ पर अनलिमिटेड, मतलब इसकी कोई लिमिट नहीं है। देयर इज़ नो अपर लिमिट फॉर डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर सच हाउस है। मतलब यदि हमारा कोई लेट आउट हाउस है तो उस लेट आउट हाउस की इनकम में से इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का डिडक्शन हम बिना किसी लिमिट के ले सकते हैं। और यदि वो एक सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो वहाँ पर हमें देखना होगा कि लोन की डेट क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग या तो 30,000 या ₹2 लाख का डिडक्शन हम यहाँ पर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी में से मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 20, व्हेन इज इनकम अक्रूइंग टू ए माइनर चाइल्ड नॉट इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ हिज पेरेंट्स। एक माइनर चाइल्ड की इनकम को हम पेरेंट्स की इनकम में क्लब कब नहीं करते हैं, तो आपको समझना होगा डीम्ड इनकम के अंदर हम किसी अदर पर्सन की इनकम को असेसी की इनकम में क्लब करते हैं।
तो माइनर चाइल्ड को होने वाली इनकम को उसके पेरेंट्स की इनकम में क्लब किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं सेक्शन 64 डीम्ड इनकम। यहाँ पर आपको समझना होगा कि यदि माइनर चाइल्ड ने अपने किसी स्किल, किसी टैलेंट या किसी नॉलेज के बेस पर, अपने फिजिकल एक्शन के बेस पर अगर किसी माइनर चाइल्ड ने इनकम को अर्न किया है तो वो इनकम उसके पेरेंट्स की इनकम में यहाँ पर क्लब नहीं होती है। सेक्शन जो डीम्ड इनकम के हैं उसमें इस प्रोविजन के बारे में बताया हुआ है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, जो है राइट इन ब्रीफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 54 EC रिलेशन टू कैपिटल गेन टू बी एग्जम्प्टेड। कैपिटल गेन हेड के अंदर जो इनकम होती है उस इनकम का एग्जम्पशन यदि हमें लेना होता है तो हमें सेक्शन 54 के अलग अलग सेक्शन में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना होता है। तो उन्हीं में से एक सेक्शन हमें यहाँ पर समझना, सेक्शन 54 EC। तो सेक्शन 54 EC का एग्जम्पशन लेने के लिए हमें जिस ईयर में, जिस मंथ में हमने ट्रांसफ़र किया है उसके विद इन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर यदि हमने हमारा जो कैपिटल गेन का अमाउंट है वो इन्वेस्ट कर दिया। अब कहाँ इन्वेस्ट किया वो आपको समझना है। आपको बॉन्ड्स परचेज करने होंगे, बॉन्ड्स ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी या फिर बॉन्ड्स ऑफ रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। यदि आपने इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के बॉन्ड्स को परचेज कर लिया विद इन 6 मंथ फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ द असेट, तो जो कैपिटल गेन आपको हुआ है उस कैपिटल गेन का एग्जम्पशन आपको मिल जाएगा जितना आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, व्हेन डज द लायबिलिटी टू पे एडवांस टैक्स अराइज फॉर सीनियर सिटीजन एंड सुपर सीनियर सिटीजन। चलिए, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर समझना होगा कि एडवांस टैक्स की लायबिलिटी कब होती है। तो बेसिक प्रोविजन आपको पता होना चाहिए कि 10,000 से ज़्यादा यदि किसी असेसी का टैक्स आने वाला है तो उस केस में यहाँ पर उसको यहाँ पर 15% की रेट से, एक अलग अलग डेट आपको दे रखी है, उस पर अलग अलग परसेंटेज की रेट से आपको एडवांस टैक्स का पेमेंट करना होता है। बट इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन, उस केस में क्या होगा, तो रेसिडेंट सीनियर सिटीजन, और यहाँ पर आपको समझना होगा सीनियर सिटीजन 60 ईयर और मोर हु डज नॉट हैव एनी इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन नॉट रिक्वायर्ड टू पे एडवांस टैक्स। यदि एक सीनियर सिटीजन है जिनकी बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम नहीं है तो फिर उन्हें यहाँ पर एडवांस टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, सीनियर सिटीजन के लिए आपको एज यहाँ पर देखना है 60 ईयर्स और मोर। क्वेश्चन नंबर 23, टू व्हाट एक्सटेंट इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस कैन बी अलाउड इफ लोन इज टेकन इन द ईयर 2018 एंड कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड इन द ईयर 2019। तो क्लास यहाँ पर आप समझिए, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी के लिए आपने लोन लिया, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन के लिए आपने लोन लिया, तो उस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट का अमाउंट आपका बनता है उसका डिडक्शन आपको मिलता है, लेकिन ये डिडक्शन आपको एक लिमिट तक ही मिलेगा। तो यहाँ पर आपको 2 डेट में बताने वाला हूँ। यदि लोन 1 अप्रैल 1999 के पहले लिया जाता है तो उस केस में आपको डिडक्शन मिलता है ₹30,000 का, और लोन अगर आपको यहाँ पर 1999 के बाद आपको मिला है तो उस केस में आप यहाँ पर मैक्सिमम 2 लाख रुपीज़ का डिडक्शन ले सकते हैं। तो इन द गिवन क्वेश्चन आप देखिए, लोन आपने 2018 में लिया, इसका मतलब आपको मैक्सिमम 2 लाख रुपीज़ का डिडक्शन यहाँ पर इनकम में से मिल सकता है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। अ पेमेंट ऑफ बिजनेस एक्सपेंडिचर ऑफ ₹18,000 वॉज मेड बाई द CC to a person in a day in cash. What amount is deductible from business and profession head? तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड के अंदर हम जो भी एक्सपेंडिचर करते हैं वो एक लिमिट के बाद कैश में नहीं हो सकता, कैश में नहीं हो सकता एक सिंगल डे के अंदर। तो उसकी लिमिट है आपकी 20,000, मतलब 20,000 तक का एक्सपेंडिचर आप यहाँ पर कैश में कर सकते हैं। और यदि उसके बाद अगर आप एक्सपेंडिचर करते हैं तो आपको बैंकिंग सिस्टम का यहाँ पर यूज़ करना होगा, क्योंकि दिए गए क्वेश्चन में अभी आपका अमाउंट वो 18,000 है। इसका मतलब जो डिडक्शन आप देना चाहते हो, जो एक्सपेंडिचर आपने किया है, वो एक्सपेंडिचर आप अपनी इनकम में से 100% माइनस कर सकते हो अगर वो एक एलिजिबल अमाउंट है तो। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरीज ₹10 लाख
and loss from house property is rupees 3 lakh. There is no other information. What will be the taxable income of the assessee for the assessment year 2024? तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि HP के लॉस को हम किसी दूसरी इनकम से यहाँ पर सेट ऑफ ले सकते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि असेसी को सैलरी से 10 लाख रुपीज़ की इनकम हो रही है और हाउस प्रॉपर्टी में उसको लॉस हो रहा है रुपीज़ 3 लाख का। तो हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को हम यहाँ पर सैलरी की इनकम से सेट ऑफ ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एक लिमिट ध्यान रखनी होगी कि मैक्सिमम हम यहाँ पर 2 लाख रुपीज़ का सेट ऑफ ही ले सकते हैं। चूँकि यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर हम यहाँ पर 3 लाख रुपीज़ का लॉस हो रहा है, लेकिन हम सेट ऑफ केवल 2 लाख रुपीज़ का ही ले पाएंगे। इसका मतलब सैलरी की इनकम आपकी 10 लाख रुपीज़ है, उसमें से आपने यहाँ पर HP के लॉस को 2 लाख रुपीज़ की लिमिट तक सेट ऑफ किया, तो रिमेनिंग इनकम जो आपकी टैक्सेबल आएगी वो आएगी 8 लाख रुपए, रुपीज़ 8 लाख रुपीज़ टैक्सेबल फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। What is the due date for filing a return of income for an individual who has income from salary only? यदि कोई इंडिविजुअल है, कोई असेसी है जिसको सैलरी हेड की इनकम है, अदर हेड की इनकम नहीं है, तो उसके लिए इनकम टैक्स फाइल करने की ड्यू डेट क्या है? तो एज पर सेक्शन 139 इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट ऐसे पर्सन के लिए होती है 31 जुलाई। तो आपको यहाँ पर डेट ध्यान रखनी है 31 जुलाई। सपोज प्रीवियस ईयर 22-23 में आपकी सैलरी की इनकम है, तो आपको 31 जुलाई 23 तक अपना ITR फाइल करना होगा। क्वेश्चन नंबर 27, रुपीज़ 15,000 इज एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। हाउ मच अमाउंट शुड ही पे अप टू 15 जून 2000? यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि एडवांस टैक्स का पेमेंट हमें कब करना है। ठीक है, एडवांस टैक्स का पेमेंट हमें कब करना, तो बताना चाहूँगा जिस प्रीवियस ईयर में आप इनकम अर्न करते हैं उसी प्रीवियस ईयर में आपको एडवांस टैक्स का पेमेंट करना होगा। यदि आपकी टैक्स लायबिलिटी आपको ऐसा लगता है कि 10,000 से ज़्यादा आने वाली है, इन द गिवन क्वेश्चन 15,000 रुपये की आपको लगता है कि आपकी टैक्स लायबिलिटी आने वाली है, तो प्रीवियस ईयर 22-23 जिसमें आपने इनकम को अर्न किया है, जो हमारा अप्रैल में स्टार्ट होता है, अप्रैल 2022 से लेकर के मार्च 2023, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो आपकी रहती है वो आती है 15 जून को सेम ईयर में। अप्रैल में आपका प्रीवियस ईयर स्टार्ट हुआ, अप्रैल के बाद मई जून, तो 15 जून तक आपको 15% का एडवांस टैक्स जमा करवाना होगा और वो अमाउंट आपका आएगा 15,000 इंटू 15%, दैट इज ₹2250। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। व्हाट विल बी द प्रीवियस ईयर फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24? तो बहुत अच्छा एंड सिंपल क्वेश्चन है आपके सामने। असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए आपका प्रीवियस ईयर होता है 22-23। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स? तो बताना चाहूँगा बेसिकली जिस ईयर में हम इनकम को अर्न करते हैं वो हमारा एक तरह से होता है प्रीवियस ईयर, फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर, और उसके नेक्स्ट ईयर में हमें उस इनकम के ऊपर टैक्स देना होता है। बट एडवांस पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स क्या होता है? यदि हमारी टैक्स लायबिलिटी एक स्पेसिफाइड अमाउंट से ज़्यादा आने वाली है और वो अमाउंट है हमारा 10,000 का, तो उस केस में जिस ईयर में हम इनकम को अर्न करते हैं, पे एज यू अर्न, क्या बोलते हैं हम इसको यहाँ पर, पे एज यू अर्न। जैसे ही आपने इनकम को अर्न किया वैसे ही उस ईयर में आपको उस इनकम के ऊपर टैक्स देना होगा। द पेमेंट ऑफ टैक्स इन द सेम ईयर इन विच इट इज अर्न इज नोन एज एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स। जिस ईयर में आपने इनकम को अर्न किया उसी ईयर में आपको उस इनकम के ऊपर टैक्स देना होगा। तो बढ़ते हैं हमारे आज के इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ, जो हमें बताता है एट व्हाट रेट विल बी द डिडक्शन ऑफ टैक्स बी मेड ऑन इनकम फ्रॉम लॉटरी एंड क्रॉसवर्ड पजल। लॉटरी की इनकम के ऊपर किस रेट से TDS हम यहाँ पर काटते हैं? तो सबसे पहले आपको समझना होगा, यदि लॉटरी का अमाउंट 10,000 से ज़्यादा है, इफ़ एनी पर्सन हैज पेड मोर देन ₹10,000 ऑन दिस अकाउंट टू एनी पर्सन, यदि एक पर्सन की दूसरे पर्सन को लॉटरी या फिर क्रॉसवर्ड पजल के नाम पर कोई अमाउंट पे करता है और वो अमाउंट यदि 10,000 से ज़्यादा होता है, तो ऐसे अमाउंट के ऊपर 30% की रेट से हमें टैक्स देना होगा। तो क्लास, थैंक यू वेरी मच।
आज के सेशन में हमने यहाँ पर 30 क्वेश्चन को समझा है जो हमारे सेक्शन ए के अंदर 1 मार्क्स के आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से यहाँ पर 30 क्वेश्चन समझने वाले हैं। तो अभी तक आपके हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।